हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और ख़ास करके हम ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे और लघुतरीय पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लघु जितना ऑब्जेक्टिव होता है वो लघुतरीय का ही बीच में का एक पार्ट होता है। तो हमने सोचा क्यों ना लघुतरीय के अब साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी किया जाए। और हम लघुतरीय इसलिए बता रहे हैं कि लघुतरीय बताएंगे ना तो इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया पकड़ हो जाएगा। अगर क्लास में कहीं से भी पूछा ना तो वहाँ से आप लोगों का पकड़ हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक हमको मोटिवेट करता है आपको अगला वीडियो बनाने में। चलिए हम चलते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं उपनिवेश क्या है। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है तो ऐसे शासित देश उपनिवेश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, हमारा देश है ना, अंग्रेजी शासन को कितना बहुत दिनों तक उपनिवेश रखा है। उपनिवेश का अर्थ होता है कि उस देश पर पूरा हमारा अधिकार हो जाए। और उपनिवेश वो अपने आर्थिक सहायता के लिए क्या करते हैं, जैसे मतलब हमारे देश से धन को लूट कर ले गया और वो अपने देश में ले जाते थे, तो यह उपनिवेश कहलाता है। और पूर्णतः यहीं पर राज करने के लिए रहता है तो वो गुलाम कहलाता है। तो हमारा देश लगभग अंग्रेजी शासन का 200 वर्षों तक गुलाम रहा है। तो उसके बाद चलिए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। अगर अर्थशास्त्र के डिफिनेशन पूछे तो यही अर्थशास्त्र का डिफिनेशन है। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में लगे रहते हैं। इन क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थशास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र और तीसरा हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, वन आ गया, मछली पालन आ गया, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और यहीं से आप लोग के पूछ देगा प्राथमिक, इनमें से 4 गो ऑप्शन देगा, लिख लेगा इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, वन, मछली, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। और उद्योग के भी 4 गो है, वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। तो ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में होता है बैंकिंग, परिवहन, संचार, अस्पताल, व्यापार, अन्य सेवाएं। इसके सिवा जो भी आ जाए आप लोगों को वो अन्य सेवाएं में आ जाता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आ गया आपका अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। और द्वितीय क्षेत्र में आ गया आप लोग साथ साथ बोलते चाहिए, तो इसमें आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। बैठे नहीं रहिए, बैठ के वीडियो देखने से इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप साथ साथ बोलते चलिए। द्वितीय क्षेत्र में आ गया आपका उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। और उद्योग में भी 4 प्रकार के उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्य उद्योग, माध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में आपका आ गया बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। चलिए हम आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता।
अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। इसका सही डिफिनेशन हम बता देते हैं, इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। तो यहाँ से भी आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की चांस बनता है। पूछ देगा आपको अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, याद दे देगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, उसमें 4 को ऑप्शन दे देगा। उसमें से आप लोग को ये 3 को याद करके रखना है। मेन 3 को यही पूछा था, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह है जहां अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन, क्यूबा। यहाँ आपका समाजवादी व्यवस्था है। और उसके बाद है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है ना, निजी व्यक्तियों के पास लाभ होता था, और समाजवादी व्यवस्था में सरकार के पास होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। और इसका दूसरा डिफिनेशन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का बीच के रास्ते है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया वाले हैं ना, यानी हमारे देश के जो पूर्वज थे, वो बढ़िया व्यवस्था निकाल के रखे हुए हैं। जब द्वितीय वर्ल्ड वार जो 1945 के बाद समाप्त हुआ, तो उसके बाद शीत युद्ध चालू हो गया। शीत युद्ध 2 बड़े देश के बीच में हो गया, अमेरिका और यूएसआर। जिस समय संयुक्त रूस यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। इस दोनों देश के बीच में शीत युद्ध हो गया। और यहाँ रूस कहता था हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था ठीक है, और अमेरिका कहता था यहाँ लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ठीक है। तो भारत वालों ने इसके बीच का रास्ता कहा, यहाँ जो दोनों का मिश्रण रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया में दोनों रहेंगे। चलिए आगे जानते हैं। देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, या आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं के प्रयोग करना। और भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना आप लोगों से पूछेगा कब आया था, तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1950 ईस्वी में आया था। पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। और पहला पंचवर्षीय योजना आप लोगों को 1951 से 1956, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। उसके बाद चलिए हम देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं?
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल जाता। उसके बाद चलते हम आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें देखिए हम सब्जेक्टिव इसलिए लघुत्तरीय को इसमें किए हैं कि इसी से आपको ऑब्जेक्टिव बनने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हमने क्यों ना चाहा, हम चाहते तो ऑब्जेक्टिव भी करा कर निकल सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि लघुत्तरीय भी इसके साथ साथ होता जाए, तो इसमें आप लोगों को जितना होता है तो उस लघुत्तरीय पर भी पकड़ बनता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी के क्षमताओं योग्यताओं के समझौता किए पूरी की जा सकती है। उसके बाद है आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। ये भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना यानी आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होता है वह देश उतना ही विकसित होता है। देखिए हम आप लोगों को एकदम अपनी भाषा में समझाते हैं। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना ऐसी संरचना है जिसके बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और इसका जैसे कि आपका सड़क, बिजली, संचार, बैंकिंग, अस्पताल, स्कूल, जिस देश का और जिस राज्य का जितना अधिक अच्छा होता है वह देश उतना विकसित होता है। तो ये इसका मूल ढांचा हो गया और इसके बिना किसी भी देश का विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। और ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जितना पढ़ाए ना उसी थ्योरी में से खास करके रहता है। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो बैंकिंग को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बैंकिंग आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका में कौन है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? घ यानी भारत। और 3 नंबर क्वेश्चन में है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन आप लोगों को बताए थे 15 मार्च 1950 में। जब आपको पंचवर्षीय योजना बता रहे थे उससे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे कि योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह राष्ट्र विकसित कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? एक में है पंजाब, केरल, आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा बिहार पिछड़ा राज्य है, दिल्ली। तो ये सब
विकसित राज्य है। बिहार की तुलना में इसका अच्छा से विकास हुआ है। पंजाब, केरल हो, और विकास का प्रति व्यक्ति आय भारत के किसी भी राज्य से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कान में उसको सुनते रहिए, तो इससे आप लोगों का आर्ट्स पोर्शन इजिली याद होता चला जाएगा। और मैथ है तो उसको तो हम बताते रहेंगे। और चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं। चलिए जिस बुक से हमने पिक्चर खींचे उसमें भरा हुआ था, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा आती होगा, लेकिन हम बता देते हैं। भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? तो भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि वो अपने आर्थिक सहायता, मतलब यहाँ से जो भी पूंजी कमाते हैं वो अपने देश में ले जाते हैं, और जो यहाँ रहने के लिए हमेशा हम लोगों के ऊपर रहता है, जो सोचता है यहीं हम अपनाती इस्लाम को हमेशा के लिए बना कर रखेंगे, तो उसको गुलाम कहा जाता है। तो हमारा भारत लगभग 200 वर्षों तक भारतीय विदेशी शासनों का उपनिवेश रहा है। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। लघु, ये सब हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र में। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। देखिए आप लोग इसमें नियोजन का छूट गया है, लेकिन नियोजन के बारे में ही आप लोग कुछ सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा, वो सब एकदम भी है, इसमें से आने का क्वेश्चन है। और आज के क्लास में आप लोग को जितना बताया उसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और कुछ हम लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय वो बता देते हैं, आप लोग उसको भी पढ़ के जाइएगा तो बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। आर्थिक विकास माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक कौन है? तो वह है प्रति व्यक्ति आय। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। मतलब यहाँ देखिए, परिवहन देखिएगा वो भी बढ़िया है, सड़क देखिएगा वो भी बढ़िया है, थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन उतना बढ़िया ना है। फिर भी इस संसाधनों सबके मामलों में होते हुए भी बिहार पिछड़ा है। इसका मेन रीज़न है कि यहाँ की बढ़ती जनसंख्या, प्रति वर्ष बाढ़ आता है। बिहार की पिछड़ी उत्तरी जितना जिला है वो सब बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, जबकि बिहार के दक्षिणी एरिया है वो अति सूखा पड़ जाता है। तो सरकार को एकदम नदी को अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ बाढ़ भी ना आए और जहाँ सूखा रहता है वहाँ पानी भी चला जाए। तो इस सब पर हमारे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि समस्या से बचा जा सके। और 7 में 9 में भारत में जीवन का आधार क्या है? तो भारत में जीवन का आधार कृषि है। यहाँ लगभग 80% आबादी या 90% आबादी लगभग कृषि पे आधारित है। और 10 में है, बिहार के विकास में क्या बहुत बड़ा बढ़ा है? तो बाढ़ एक बहुत बड़ा बढ़ा है। प्रत्येक वर्ष जितना भी सड़क बढ़ रहा था सबको तोड़ देती है। नदियाँ हमेशा एक नए रास्ते की तलाश करती रहती है, इसीलिए विकास में बाधा है। चलिए इसके बाद दोनों तरफ हो भाला जिस पे सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ हो भाला जिस पे सिक्का वही उछाला जाए, तू राणा का वंशज है फेंक भाला जहाँ तक जाए। तू राणा का वंशज है फेंक भाला जहाँ तक जाए। चलिए इसी के साथ हम फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम चाहते तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा देते, आराम से निकल जाते हम कि, तो सोचे क्यों ना ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघुतरीय को भी समेट लेते। देखिए आपको अर्थव्यवस्था पढ़ा दिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा दिए, सतत विकास भी पढ़ा दिए, आर्थिक नियोजन भी पढ़ा दिए, मानव विकास सूचकांक ई रह गया है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। और आधारिक संरचना के बारे में हम कह दिए। और देखिए हमको लगा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बता देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का मुख्य उपाय बताएं। इस सबसे भी आए दीर्घोत्तरी में आप लोग सबसे पहले 4 को याद कर लीजिएगा, क्या है कि इसमें 90% चांस बनता है कि आप लोगों को एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और
एक फर्स्ट भी है, और अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मेन दो वो यही है जो आपका मोस्ट भी है। कम से कम ये दो को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल पर चाहते हैं कि आप ऐसा वीडियो हमेशा पाएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।